अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। ईरान जंग अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, जिसमें एक तरफ तो इसकी शिद्दत बदस्तूर मौजूद दिखाई दे रही है और दूसरी जानिब अब इस जंग को रुकवाने के लिए इस वक्त बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में खासी हलचल भी वाज़ेह है। आलमी मीडिया ईरान जंग के हवाले से सीज़ फायर के लिए पाकिस्तान, टर्की और मिस्र की बैकडोर कोशिशों और राब्तों की खबर दे रहा है, जबकि पाकिस्तान ने इस तनाज़ुर में ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी करवाने के लिए अपना सिफारती किरदार अदा करने की पेशकश भी करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज काबीना इजलास के बाद ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी को तैयार है। इसके साथ साथ हुकूमत अब ईरान जंग के तनाज़ुर में तवानाई की बचत के लिए मज़ीद मुख्तलिफ इक़दामात भी उठाने पर गौर कर रही है। दूसरी जानिब इमरान खान की आंख के पिम्स अस्पताल में होने वाले तीसरे प्रोसीजर से PTI क़यादत ने बेखबर रखे जाने का दावा कर दिया है। इन सब मामलात पर हुकूमत अब क्या सोच रही है और क्या वाकई इस्लामाबाद ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी करने जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको मुबारक देना चाहूँगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि ट्रंप साहब ने PM शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट था उसको रीपोस्ट किया है, रीट्वीट किया है। ये कामयाबी है पाकिस्तान के लिए और इसका क्रेडिट आपके साथ साथ हमारी अफवाज पाकिस्तान को भी जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान का इतना लोहा मनवाया है कि ट्रंप जैसी सुपर पावर भी आज हमारी पोस्ट को रीट्वीट कर रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सुजैन। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पाकिस्तान ने हमेशा जो है एक प्रिंसिपल स्टांस लिया है और उस पर फ्रॉम द वेरी गेट को और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर आप बात करें तो इससे पहले जो अल्टरकेशन हुई थी उस हवाले से भी और इसमें भी हमारा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है और वही स्टांस जो है हमने आगे उसको मतवाते तौर पे किया, आगे बढ़ाया। अब ये रीट्वीट का जो मामला है, जो वज़ीर आज़म साहब की ट्वीट थी उसमें रीट्वीट करना, बिल्कुल ये पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विन है, वाज़े तौर पे ये सामने। लेकिन थोड़ा सा इसको क्योंकि मामलात इस तरह के हैं कि सेंसिटिव हैं और उनको जो है ये फ्रैजाइल सिचुएशन है, तो उसको उस पहराए में देखने की ज़रूरत है और अभी इससे ज़्यादा तबसरा हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बिल्कुल उसका खैर मकदम ज़रूर किया कि हम सालसी का किरदार अदा करने के लिए खैर मकदम करते हैं। अकील साहब ये बताइएगा कि ट्रंप के इस रद्द अमल का जो इसका एक मतलब निकालूँ तो यही है कि मे बी या पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान जो है वो इस हफ्ते के एंड तक हम होस्ट करेंगे मुज़ाकरात को ईरान के और जो ये USA के इशू है इस पर। मैं इसको 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता और उसकी वजह यह है क्योंकि अभी चीज़ें स्टिल जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं और एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें वाज़े तौर पे जो वज़ीर आज़म साहब की ट्वीट है वो खुद इन इटसेल्फ एक्सप्लेन करती है कि अगर दोनों फरीक रजामंद हों और दोनों फरीक चाहें तो हम इसका खैर मकदम करेंगे और हम बिल्कुल इसको वेलकम करेंगे और हम इसकी कोशिश करेंगे कि हम उनकी जो सालसी प्रोसेस है उसमें उसका वो किरदार अदा करें। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें अभी स्टिल एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और इसको देखने की ज़रूरत है, तो अभी मैं इस पे हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उम्मीद है इंशाल्लाह दुनिया पूरी के लिए और इस खित्ते के लिए जो एक अमन का प्रोसेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान से ही शुरू होगा। अच्छा अकील बताइएगा, वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ, PM साहब ने क्या बताया है मुज़ाकरात के हवाले से, राब्तों के हवाले से? देखिए इसमें देखने की जरूरत ये है कि हमारा डे 1 से जो स्टांस है, जो हमारा मौक़िफ़ है पहले दिन से, वो एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है और उस पर हमने डी-एस्केलेट और डायलॉग की बात की है और मेरे ख्याल से शायद नाज़िर ही कोई ऐसा मुल्क हो, शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसकी ताल्लुकात इन हालात में दोनों ममालिक के साथ इतने अच्छे बामी ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक एतमाद के ताल्लुकात दोनों ममालिक के साथ, वो आपको मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अलावा तो कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसकी ऐसी एक सिचुएशन हो। अब यहाँ पे तमाम तर मामला ये है कि एक कांस्टेंट एंगेजमेंट जरूर की है। प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान के साथ भी जो है बातचीत जो वज़ीर आज़म साहब की हुई और उसके अलावा जो अब्बास अरागची जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर सागदार साहब के साथ जो बातचीत हुई, तो एक एंगेजमेंट तो है और एंगेजमेंट रही है और मेरे ख्याल से क्योंकि
सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस पे जो एक 900 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं ईरान के साथ, हमारा हमसाया मुल्क है, तो उसके लिए जाहिर बात है कि इस खित्ते में एक देरपा अमन कायम करने के लिए और एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए, मीनिंगफुल डायलॉग के लिए मैं समझता हूँ कि ये किरदार बिल्कुल ज़रूर हम अदा कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड कि दोनों फरीकैन जो हैं इस पर आमादा भी हों और इसको एक्सेप्ट भी करें। चलें, अगर हम पॉजिटिव सोचें कि कुछ हो जाता है, मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाते हैं, पाकिस्तान क्या तैयार है होस्ट करने के लिए? और हमारी तैयारी पूरी है, हमने कोई ड्राफ्ट बनाया है? नहीं, देखिए ये तो बहुत आगे की बातें हैं। अब जहां तक आपने कहा कि पाकिस्तान तैयार है, तो हमने बिल्कुल वजीर आज़म की अपनी जो स्टेटमेंट है वो वाज़ेह तौर पे ये इस बात का अदा करती है कि हम उसको खैर मकदम करते हैं और हम उसको वेलकम करते हैं और बिल्कुल दो टोक जो है बात पूरी अवाम के सामने है। आज एक आला सतही इजलास ज़रूर हुआ जिसकी सदारत जो है वज़ीर आज़म ने की इस हवाले से, और वो तमाम तर चीज़ें खित्ते की जो सूरत हाल है उस हवाले से, जो इस जंग के हवाले से, जंग बंदी के हवाले से तमाम तर मामलात हैं वो सामने आए। लेकिन उसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए दोनों तरफ से जो है जो बातचीत होनी है उसमें जो चीज़ें सामने आनी हैं वो अभी फिलवक़्त बड़ी अर्ली स्टेजेस पे हैं, और हतमी बात जो है वो अगर ये मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है, दोनों फरीकैन की हमादगी होती है, तो फिर उसके साथ बिल्कुल हम उसमें जो किरदार है जो सालिस का वो अदा करेंगे। तो अभी फिलवक़्त कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। और पाकिस्तान की क्या असेसमेंट है कि हमादगी का क्या टाइम फ्रेम हो सकता है अगले चंद दिनों में? ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और मीडिएशन में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, सालसी प्रोसेस में कोई वक्त की कदर नहीं होती, लेकिन कोशिश यही होगी कि जितने जल्दी, जितने खुश उसलूबी से तमाम तर मामला जो हैं वो अगर आमादगी होती है और अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो वो हो, क्योंकि ना सिर्फ ये इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है ये बड़ी एक खुशाइन बात होगी, क्योंकि तेल की कीमतें, एनर्जी की कीमत जो है, गैस की, ये बाकी चीज़ें देखें उसी सब चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड, और ये आपकी जापान से लेके साउथ अमेरिका तक जो है तमाम तर मामला, तमाम ममालिक जो हैं इससे इफेक्ट हुए हैं बाशमूल पाकिस्तान। तो इसमें देखने की ज़रूरत है कि अगर ये हमें अल्लाह ताला के करम से अगर हमें मौका मिलता है सालसी किरदार अदा करने का, तो बिल्कुल ये पाकिस्तान की एक सफारती जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो पहले भी हेनरी किसिंजर जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, वो और उसके बाद फिर निक्सन, तो चाइना और यूएस के दरमियान भी हमने ये सालसी का किरदार अदा पहले किया। तो अकील, जो हमारा एक पड़ोसी है, जो दुश्मन है हमारा, भारत की मैं बात कर रही हूँ, उनकी तो चीखें निकल गई होंगी, क्योंकि उन्होंने तो एक इंप्रेशन दिया था कि पाकिस्तान ने कोई जंग शुरू कर दी थी उनके साथ, हमारी तरफ से कोई हमला हो गया था। लेकिन अब जब ट्रंप ने हमारी बहुत दफ़ा तारीफ़ें की, आज रीट्वीट भी कर दिया, तो वहाँ पर तो इस वक्त मेरे ख्याल से कोई तूफ़ान आया हुआ होगा, वहाँ पर तो एक मातम मचा हुआ होगा कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान इतना ज़्यादा कामयाब होता जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, और वहाँ पे वाक़तन एक सफ़े मातम है और वो अपना सर खुजा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फतह की जो है कामयाबियाँ जो है उससे हमकिनार हो रहा है। और ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान की जो है एक बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन रही है, और जो सफारतकारी के हवाले से भी जो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड हमने गेन किया है वो वाज़ेह तौर पे आपके सामने है। अब मोदी जो है वो अगर मुल्क फिर के खाली जो है वो एम्प्टी जो क्लेम्स अगर करेगा, खाली दावे ही करेगा इस हवाले से कि माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, तो वो उससे कुछ हासिल उसूल तो नहीं हुआ। यह ऐसी बेतुकी और बेहुदा किस्म की फिल्में बनाएगा जो वो दहशतगर्दी करता है दूसरे अपने हमसाया ममालिक में, या जिस तरह दहशतगर्दी को अपने फरोग देता है, परवान चढ़ाता है, तो वाज़ेह तौर पे आपके सामने है कि वो पर उस हद तक, फिल्मों की हद तक रह गए हैं। असल सिफारतकारी जो है वो उसमें बहुत पीछे रह गए हैं, और वाक़तन अल्लाह ताला ने ये एजाज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पाकिस्तान को जो के नाम जो अल्हम्दुलिल्लाह फतह की है मार्का हक के बाद, उसके बाद मुतवातिर तौर पे दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ इंगेज्ड हैं, इन टच हैं। तो ये भारत को बड़ी सुटकी का सामना है। अच्छा अकील, बताइएगा कि इस जंग की वजह से माशी असरात भी हुए, पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ा। अभी पेट्रोल की जो हाई ऑक्टेन था उसकी लेवी बढ़ा दी गई, 200 उसको कर दिया गया। क्या ये जो एक लेवी बढ़ाने का बम है, इसका अगला निशाना आम पेट्रोल भी हो सकता है?
नहीं, मैं देखिए नहीं समझता, क्योंकि अवाम पे जो कम से कम बोझ है वो वज़ीर आज़म की अवलीन तरजीहात में शामिल है। और आपने देखा कि ईद के मौके के ऊपर भी एक समरी मूव हुई थी और उस पर बड़ी एक एक्सपोनेंशियल जो एक लेवी थी या इंक्रीज थी उसमें वो थी जो वज़ीर आज़म साहब ने मुसरत की। और सिर्फ हाई ऑक्टेन पे, क्योंकि हाई ऑक्टेन आम आवाम तो नहीं खरीदती, ये तो देखिए ना वो अफोर्ड जो कर सकता है वही खरीदता है। तो उस पर लेवी बिल्कुल ज़रूर लगाई और लगनी भी चाहिए कि जो हाई ऑक्टेन डलवा सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो फिर उस हवाले से उस हिसाब से उसके पैसे भी देखिए। अवाम पे बोझ नहीं आना चाहिए इस तमाम तर चीज़ का। और जो कम से कम बोझ है वो वज़ीर आज़म ने जो बिल्कुल कहने जिसके लिए हम नहीं कर सकते थे, जो पास ऑन हुआ, लेकिन अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये थोड़ा मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह इन कीमतों में भी कमी आएगी। सही, तो मतलब मैं आपकी इस पूरी बात का मतलब ये समझूं कि पेट्रोल नहीं महंगा होने वाला, आप ये खुशखबरी हमें दे रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं ताकि पेट्रोल में इंक्रीज ना करनी पड़े हमें। हालात तो इस तरह के हैं कि अगर ये अल्लाह ना करे कोई मामला, और 25 दिन हो गए ये मामला शुरू हुए हुए, और ये अगर जंग बंदी नहीं होती तो फिर जाहिर बात है उसका इफेक्ट पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा तो होना है। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि मामला जो है वो अल्लाह करे कि जल्द जो है खुशअस्लूबी से मामला तय पे आ जाए ताकि पेट्रोल की कीमतों में कोई फर्क ना पड़े और फिर हम पेट्रोल की कीमतें जो इंक्रीज हुआ भी है उसको रिड्यूस कर सकें। सही, चलें अब थोड़ा सियासी फ्रंट की बात करते हैं। इमरान खान साहिब का एक चेकअप होना था, उनको एक 3rd डोज लगनी थी, वो पिम्स हॉस्पिटल में लगाई गई। बड़ा सीक्रेसी के साथ ये सब कुछ हुआ, फैमिली को दोबारा इन्वॉल्व नहीं किया गया। ऐसा क्या रीज़न था कि आपकी जो हुकूमत है वो फैमिली को नहीं बताती? और PTI ने भी शिकवा किया है कि जी हमें फिर नहीं बताया। नहीं, ऐसी बात नहीं है सुजैन साहिबा, आपके सामने है कि ये तारीख तो सबको पता थी, बाशमूल उनकी बहनों से, उनकी पार्टी के लोगों को, उनके जो दीगर डॉक्टर्स जिनसे ब्रीफिंग ली उनको, क्योंकि महीने का टाइम था और महीने की डेट्स जो कैलकुलेट करनी। और पिछली दफा भी आपको याद होगा कि वाज़े तौर पे उन्होंने कहा ये तो डेट हमें हुकूमत ने पहले ही बताई थी। अब अगर वो खुद ही नहीं थे इंटरेस्टेड वहाँ पे विजिट करने के हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, जो डॉक्टर्स की एडवाइस थी उस एडवाइस पे एक्ट करते हुए उनको तीसरा और फाइनल इंजेक्शन जो था वो दे दिया गया और उनकी हालत जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और वो उन्होंने खासा रिकवर भी किया है। और जो इसका एक प्रोसीजर है, जो इसका पार्सल है जो प्रोसेस का, वो आगे बढ़ेगा। प्रोसीजर तो हो गया, लेकिन PTI का शिकवा ये है, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमें इस दफा इतला ही नहीं दी, हमें कुछ बताया ही नहीं। देखिए, अब PTI को इतला तो थी, ये तो नहीं हो सकता, इतला तो ये सबको ही थी, क्योंकि पिछली दफा भी तमाम तर तज्जिया निकाल भी जो थे PTI के लोग भी थे, उन्होंने कहा कि महीने बाद इंजेक्शन लगना है और डॉक्टर्स को भी यही ब्रीफिंग दी थी। उनकी जो अपने जाती नॉलेज थे जिनको ब्रीफिंग दी गई आफ्टर द सेकंड प्रोसीजर, उनको बताया कि ये महीने बाद इंजेक्शन लगना है और 2 इंजेक्शन लगने थे इनिशियल प्रोसीजर के बाद, एक महीने बाद लगा और उसके महीने बाद जो है वो दूसरा लगा जो कि लग चुका। तो अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है जिसको जो है वो कंटेस्ट किया जाए। अच्छा, अकील साहब बताइएगा कि CM KP जो है वो एक रिहाई तहरीक चलाने जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस, के इज इट कंसर्निंग फॉर गवर्नमेंट? देखिए, नॉट एट ऑल। मैं इसमें वाज़े तौर पे अगर आपको बताऊं तो ये तहरीक ऐसी ही है जिस तरह की इन्होंने घरों में वॉलंटरी एहतजाज किया, तो अब ऐसी बात नहीं है। ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो यकसर तब्दील हो चुकी है। जो स्ट्रीट पावर थी, जो ग्राउंड पावर थी, वो सपोर्ट PTI के साथ नहीं है, ये जितना भी क्लेम करें। लेकिन आपने खुद देखा कि 8 फरवरी को कौन निकला, आपने देखा कि शाहजर नाजरी कोई एहतजाज KP में भी हुआ हो जहाँ इनकी अपनी हुकूमत है। तो ये अब सिर्फ दावों की हद तक मामलात हैं और नारों की हद तक मामलात हैं, हकीकी तौर पे ऑन ग्राउंड जो है वो सिचुएशन नहीं है। तो बिल्कुल तहरीक चला लें, रिलीज इमरान खान फोर्स है या कुछ भी उसका नाम। अकील, आपने कहा कि तहरीक चला लें, इसका मतलब यह है कि अब हुकूमत PTI के ऊपर केसेस नहीं करेगी, दफा 144 नहीं लगेगी, गिरफ्तारियां नहीं होंगी, पकड़ दकड़ नहीं होगी। इसका मतलब मैं यही समझू ना कि अब हुकूमत की तरफ से उनको एक पॉलिटिकल स्पेस दी जाएगी? नहीं, देखिए, बात यह है कि दफा 144 की अगर बात की जाए तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए लगाया जाता है। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर कोई कानून अपने हाथों में लेगा तो वो बिल्कुल दफा नाफिज़ अमल होगी और उसमें
बिल्कुल उसके जो साथ जो एसोसिएटेड प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे उनके साथ बढ़ा जाएगा। लेकिन इनके ऊपर कोई देखे ना, किसी की फरमाइश पे, किसी की ख्वाहिश पे तो कोई केस नहीं बनता। कानून हाथ में लेते हैं, कानून तोड़ते हैं, तो फिर ये कहें कि ये शिकवा भी करें कि हमारे पे केस क्यों होता है, तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बैरिस्टर अकील मलिक हुकूमती मौक़िफ़ दे रहे थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर PTI का मौक़िफ़ लेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा PTI और MNA अली मोहम्मद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, जिस सीक्रेसी के साथ इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और फिर उनका प्रोसीजर करवाया गया, इस पर PTI ने शिकवा तो कर दिया। सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि उनको किसी ने नहीं बताया या पार्टी को किसी ने नहीं बताया। PTI के लिए कितनी परेशानी है कि मेडिकल बोर्ड तो बन गया आप लोगों के कहने पर, लेकिन ना खान साहब को उनकी मर्जी के डॉक्टर्स दिए, ना शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, बल्कि जो थर्ड प्रोसीजर कराया गया उसमें फैमिली को भी नहीं इन्वॉल्व किया गया। तो PTI अब क्या करने जा रही है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कल ये इंफॉर्मेशन हमारे सबके पास आई, आपके पास भी आई होगी कि इमरान खान साहब को पिम्स ट्रीटमेंट के लिए लाया गया। मेरी दुआ है कि इमरान खान साहब की सेहत बहाल हो। ये काबिल अफसोस अमर है कि पार्टी को या उनके जो ख़ानदान के लोग हैं उनको इतला नहीं दी गई। अगर किसी को इतला है, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक तो शायद इतला नहीं है। तो ये बड़ा ही नामुनासिब है, क्योंकि जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग थी उसको आप लोगों ने भी देखा था, कवर किया था, बल्कि आप तो वहाँ बतौर लॉयर मौजूद थी। वहाँ तो जज साहब ने बड़ा क्लियर उनकी डायरेक्शन थी कि मेडिकल बोर्ड बने, और एक वक्त पे तो वो तकरीबन इसका भी फैसला करने लगे थे कि उनके ज़ाती मुआलजीन भी हों। थोड़ा सा हमारी तरफ से मिसमैनेज हुआ उस दिन, वकला की तरफ से नहीं, लेकिन ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाता। मैं समझता हूँ कि केस के दौरान, प्रोसीडिंग के दौरान जो लोग वकला ना हो उनको बात नहीं करनी चाहिए जज से। जो वकील हैं वही समझते हैं। असल में तो हमें तो बतौर वकील यही बताया गया कि असल में ये अहम नहीं होता कि आपने क्या पूछना है, अहम यह है कि आपने क्या नहीं पूछना, क्या बात नहीं करनी। तो उस वजह से एक रास्ता शायद बन रहा था, बदकिस्मती से ना बना। कुछ अगर हम अच्छा खेल लेते या अच्छा हम तरीके से हम करते इस रमज़ान से पहले से, मे भी खान साहब को रास्ता मिल जाता अस्पताल में ट्रीटमेंट का, और हमें उनसे मुलाकात का मौका मिल जाता। वो सब कुछ नहीं हुआ, अब उस पर बहस फजूल है, कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें आगे सोचना है। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को या हमारे जनरल सेक्रेटरी को, जमात के किसी अहम शख्स को और फैमिली के मेंबर को एटलीस्ट जेल के अंदर तो रसाई दें, ताकि इमरान खान साहब अपने मुंह से उनको बताएं कि उनकी सिचुएशन क्या है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। देखें, ये कोई तरीका नहीं है कि आपने एक इतने बड़े आदमी को, जो साबिक वज़ीर आज़म है, मुल्क का हीरो है, उसको आपने इनकम्युनिकेटर कर दिया। ये बहुत ही गलत बात है, और ये तो फस्तायत में, बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी ऐसा नहीं होता, नहीं हुआ, ज़िया साहब के दौर में भी नहीं हुआ, मुशर्रफ साहब के दौर में भी नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल गलत है, और मैं समझता हूँ कि ये लोग तो चले जाते हैं, जो सरकारी लोग हैं वो जवाबदेह नहीं होते। ये जो सियासी लोग हैं, जो मियां नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी हैं, ये कल को कैसे इन सवालों का जवाब देंगे जो आज उठ रहे हैं। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इमरान खान साहब तक हमें रसाई दें और इस मामले को आप डेसिफर करें, उसको ईजी करें, पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लेके आएँ। सही अली साहब, रसाई की आपने बात की। रसाई के लिए एक स्ट्रेटजी होना ज़रूरी है, जो कि PTI में नहीं नज़र आती। PTI में नए लोग आए हुए हैं। PTI में आपने खुद कहा कि कुछ PTI की अपनी नादानियाँ भी हैं। मैं अलीमा बीबी का नाम ही लूँगी, वही कोर्ट में बोल पड़ी थी, जिसकी वजह से जो एक सिचुएशन नज़र आ रही थी कि शायद हॉस्पिटल भी शिफ्ट कर दिया जाए। डॉक्टर का नाम भी उन्होंने दे दिया। जो डॉक्टर आप नहीं कहना चाह रहे थे, हम नहीं चाह रहे थे, वो डॉक्टर का नाम भी आ गया। तो क्या क़यादत ने इससे कुछ सीखा है, या क़यादत अभी भी लड़ती रहेगी? क्या वकला अभी भी लड़ते रहेंगे कि जिसका केस होगा वो आर्ग्यू नहीं करेगा, दूसरा पीछे से आके आर्ग्यू कर रहा होगा? तो जब तक क़यादत खुद से कुछ नहीं सीखेगी, तो इमरान खान साहब के लिए किस तरह से आसानियाँ पैदा होंगी? ना उस पर क्या मैं बात करूँ, सिस्टर्स पे तो मैं पब्लिकली कभी कमेंट भी नहीं करता, क्योंकि वो पॉलिटिकली ट्रेंड नहीं है और वो सिर्फ अपने भाई की रिहाई चाहती हैं। लेकिन जब आप अपने सीनियर लॉयर्स आपके हों, उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। मैं आगे की अब बात, आपने क़यादत की बात की। क़यादत अगर होती तो ये दिन देखना पड़ता। क़यादत तो जेल में पड़ी हुई है, सीनियर तरीन क़यादत अडियाला में है, और सेकंड लाइन जो है वो कोट लखपत में। मैं ये समझता हूँ कि एक जो हमारी जो बाहर मौजूद ऑफिस बीरर्स हैं, मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा, मेरी किसी से अनबन नहीं है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क़यादत पर क़यादत बन के दिखाए। अगर हम लोग पुराने लोग आराम से बैठ के आपको सपोर्ट करें, इसका मतलब ये नहीं है पार्टी हमने आपको मुस्तार दे दी।
पार्टी की जिम्मेदारी ये है कि अगर इमरान खान तक रसाई नामुमकिन बना दी गई है तो आपने कितनी कोशिश की है शाह महमूद साहब तक, एजाज चौधरी साहब तक, उन तक पहुंचने की। मेरे पहुंचने से तो मसला हल नहीं होता। मैं तो कोई ना चेयरमैन हूँ, ना जनरल सेक्रेटरी हूँ, ना अपोजिशन लीडर हूँ। तो हमारी पार्टी की क़यादत को कम से कम शाह महमूद साहब तक तो रसाई दें, उन तक तो आप पहुंचें। और ये हमें कोई ना बताए शाह महमूद साहब अगर एक दिन भी जेल ना काटते, मुझे उन पर एतमाद है। लेकिन जितनी अब उन्होंने जेल काट लिया उसके बाद तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं उठना चाहिए। तो कम से कम आप शाह महमूद साहब तक हमारी जमात की क़यादत को जाना चाहिए। मैं पार्टी फोरम्स पे भी इसको उठाऊंगा कि आप शाह महमूद साहब तक पहुंचे। शाह महमूद साहब पॉलिटिकल आदमी है, अगर वो बाहर आ जाते हैं मामला को बेहतर कर लेंगे। होपफुली इमरान खान साहब अब जल्द से जल्द बाहर आएँ, क्योंकि जो सूरत हाल है अमन ओमान की, जो ईरान वाला मामला है, जो अफगानिस्तान वाला मामला है, उनको एक अच्छी एक कौमी गांगियत की ज़रूरत है। 9 मई के इस दलदल से आगे निकलने की ज़रूरत है। हमारी अफवाज को भी ज़रूरत है कि कौम उनके पीछे 101% पीछे खड़ी हो। उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क में एक पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है वो ख़त्म हो जाए। खान साहब को बिल्कुल बच्चों से भी बात नहीं करवाई जा रही थी, फिर बच्चों से ईद पे बात भी होगी। ईद पे बात होने के बाद एक सख्त ट्वीट आ गया बच्चों की तरफ से, जिसपे अदलिया पे तनकीद हो गई। 1 अप्रैल को आपका केस भी लगा हुआ है, अदलिया पे तनकीद भी कर दी। डोंट यू थिंक कि ये चीज़ें नेगेटिव जाएंगी खान साहब के लिए, क्योंकि अब 1 को केस है और उसी अदलिया पे तनकीद की हुई है आप लोगों ने? नहीं, मैं इसको पॉजिटिव देखता हूँ। आप मुस्कुराएंगी कि मैं इसको पॉजिटिव कैसे देखता हूँ। देखें, पॉजिटिव में इस बात को देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने इत्तेफाक से, आप भी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में थी, तो चीफ जस्टिस साहब ने बरमला कहा था, डायरेक्शन दी थी यहया अफरीदी साहब ने कि इमरान खान साहब से उनके बच्चों की बात कराई जाए, और वो कराई गई। ये ईद वाले से पहले मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद ये जो पिछला केस चला है, तो अरबाब साहब की कोर्ट में जो केस चल रहा था, डबल बेंच था, डिवीजन बेंच था, तो उसमें उसमें भी ये डायरेक्शन थी कि इमरान खान साहब की बात जरूर कराई जाए फैमिली मेंबर से, क्योंकि वो एक पॉजिटिव उसमें था। उसमें तो ज्यादा हेल्थ रिलेटेड था, लेकिन उससे यही बात थी कि इमरान खान साहब को कम से कम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो एक कैदी को सहूलतें हैं वो मिलें। तो मैं तो इमरान खान साहब की बच्चों से बात को पॉजिटिव लेता हूँ। बच्चों ने जो बात की है उसमें किसी को ज्यादा अलार्म बेल्स रिंग इसलिए नहीं होनी चाहिए कि कासिम खान या सुलेमान जो हैं पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, और पॉलिटिक्स उनका हक है अगर वो मुल्क में आके करते हैं, लेकिन वो बाहर हैं, उनकी वो पॉलिटिकल फिलहाल एस्पिरेशंस नहीं है, ना उनकी कोई ट्रेनिंग है। उनकी बात जमात की बात नहीं है, उनकी बात एक फैमिली मेंबर, एक बच्चे की बात है, एक ऐसे बेटे की जो पिछले 2022 से लगा लें तो 4 साल हो गए। 4 साल से कासिम खान इमरान खान साहब से मिल नहीं पाया वो लड़का अपने बाप से। कासिम जो है, बेटों ने तो ट्वीट की, खान साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था ना, उससे भी ये ट्वीट हुई। देखिए, वो तो चेयरमैन गौहर या राजा साहब के कंट्रोल में नहीं है, वो कोई और मैकेनिज्म है, मुझे उसका नहीं इल्म, ना मैं उस पर बात करता हूँ। सही, मैं तो उस बात का जिम्मेदार हूँ। मैं आपको क्लियर बताऊं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं खला में नहीं रहता, मैं जमीन पे रहता हूँ, मैं गर्म जमीन पे पैर रखता हूँ, मैं मुल्क से बाहर नहीं बैठा। इमरान खान से बड़ा माई का जना नहीं है पीटीआई के लिए। अगर इमरान खान जेल में है तो अली मोहम्मद समेत सबको जमीन पे सामने होना चाहिए, ना गायब होना चाहिए, ना मुल्क से बाहर। हम यहाँ फेस कर रहे हैं। इमरान खान साहब इसको पॉजिटिव लें कि इमरान खान साहब से बच्चों की बात हो गई है, ये एक पहला स्टेप है। अल्लाह करे कि अब फैमिली मेंबर्स और वकला और पार्टी ऑफिस ब्यूरोस खान साहब से मिले। अच्छा सर, वो अच्छा जेस्चर होगा, हुकूमत भी स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब रिहाई तहरीक एक थी, अब वो तहरीक, पहले रिहाई फोर्स थी, वो तहरीक बन गई। अब कितने अरसे में ये तहरीक चलेगी, इसकी क्या आपकी प्लानिंग क्या है, और क्या इस दफा ये सिर्फ केपी से ही लोगों को लाया जाएगा या पंजाब भी मुतहरिक होगा? डिटेल्स का मुझे नहीं पता, वो सुहेल अफरीदी को पता होगा, लेकिन वो एक स्टेप ले रहे हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई नई तंजीम बना रहे हैं नॉन वायलेंट, वेलकम फॉर अमन, एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, उसको मैं अप्रिशिएट करना चाहिए। इमरान खान की रिहाई के लिए वो एक कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक बात मेरी है जो इस पर मैं बड़ा क्लियर हूँ कि किसी एक सूबे से कोई भी चीज़ चली वो कामयाब नहीं होगी। कम से कम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलकर पंजाब निकलेगा तो तब्दीली आएगी। अगर पंजाब से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से तो पिछली बार भी लोग आए थे, असल में तो मैटर करता है कि रावलपिंडी डिवीजन, लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन, मेन लैंड जो आपका पोटेहार बेल्ट है, यहाँ से जब निकलती है कोई तहरीक खड़ी होती है, उसके बाद आप उसका इम्पैक्ट पड़ता है उस पर इस्लामाबाद को। तो सिर्फ एक सूबे से नहीं होगा, लेकिन बहरहाल जो सुहेल अपनी कोशिश कर रहा है, हमें सुहेल खान को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।
नाज़रीन, अली मोहम्मद खान साहब ने बड़े वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि पंजाब निकलेगा तो तब्दीली आएगी, सिर्फ केपी पर रिलाय नहीं किया जा सकता। इस वक्त ईरान में जंग की क्या सूरत हाल है और सीज़ फायर के क्या इम्कानात हैं, इस पर बात करने के लिए तेहरान से हमें सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जॉन, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। जॉन, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने तो यही अखबार में या ओवरऑल देखा था कि ट्रंप साहब ने कहा था कि अगले 5 दिन तक एनर्जी प्लांट्स के ऊपर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन अभी इतलात ये आ रही है कि ईरान में इजराइल ने जो एनर्जी प्लांट्स थे उनके ऊपर हमला किया है। आप बताइए क्या हो रहा है? जी, थैंक यू सुजैन फॉर हैविंग मी। एनर्जी प्लांट्स पर डायरेक्टली हमला नहीं किया। जो गैस बिल्डिंग अथॉरिटी है और एक गैस स्टेशन है जिसके अंदर से पाइपलाइन भी कहा जाता है कि जाती है, उसके ऊपर हमला किया गया है और उसके रद्द अमल में ईरान ने जो है वो जवाबी कार्रवाई भी जो की। रात को आपको नजर आ गया होगा कुवैत के अंदर, यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर किस तरीके की कार्रवाई है और साथ ही साथ शदीद हमले इसराइल के अंदर। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शायद इसराइल के ऊपर अटैक नहीं हो रहा, शदीद हमले इसराइल के तमाम साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट तमाम जगहों पे जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं उनके ऊपर हमले किए गए हैं। तो ट्रंप साहब जो बात की उन्होंने 2 घंटे स्टॉक एक्सचेंज खुलने से 2 घंटे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि ऑयल प्राइसेस जो है उनको कम किया जाए। लेकिन ये एक हद तक ही ये काम कर सकते हैं। ये अपनी ख्याली दुनिया में जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, इनके ख्याल में कल को जो है वो डील भी, मुझे लग रहा है कि ये ख्वाब में डील भी करके आ जाएंगे और ये कहेंगे कि मैंने डील कर ली, अब मैं ईरान से निकल रहा हूँ वापस। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज ये है कि अभी भी मिसाइलें दागी जा रही हैं इसराइल के ऊपर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो ये क्या रीज़न आपको लगता है कि ये ड्यूल फेस क्यों है? मतलब ट्रंप साहब तो बड़े ऑथेंटिक इंसान बनते हैं, अगर उन्होंने कहा था कि जी अब हम कोई हमला नहीं करेंगे या 5 दिन के लिए तो कुछ नहीं होगा खास तौर पे, तो फिर अचानक से क्या हो जाता है इनको? देखें, एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी अगर एनालाइज करें, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट बैठ के एनालाइज करे तो उसको नजर आएगा कि बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझसे ईरान बात करना चाहता है, मुझसे ईरान बात करना चाहता है, मैंने डील बहुत अच्छी, मैंने बातचीत कर ली है, तो ये सारी वो ख्वाहिशें जो वो इजहार करते हैं अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू, उनको कभी कभार तो खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो एक साथ में बहुत सारे स्टेटमेंट्स, तो इसका मतलब है ईरान का ट्रस्ट इशू तो होगा अब। जी एब्सोल्युटली, ईरान का ट्रस्ट इशू तो जाहिर है। तीन दफा नेगोशिएशंस, एक दफा आपने जीसीपीओ एग्रीमेंट को जो है वो फेंक दिया, दूसरी 2 दफा आपने नेगोशिएट करके जंग कर ली और तीसरी दफा में तो आपने आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया है। बहुत बड़ी बात है। तो ईरान ने, जैसे कि अभी सिचुएशन नजर आ रही है, एक कतरा भी, 1 मिलीलीटर भी जो है वो बूंद अमेरिका को पास नहीं करवाने दिया, अमेरिका या उसके एलाइज को, और ईरान जो है ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है सारी चीज़ों के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, सीज़ फायर की बात हो रही है, जंग रुकवाने की बात हो रही है, पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, इजिप्ट, टर्की का भी, कि जी सीज़ फायर के लिए सालसी का किरदार पाकिस्तान भी अदा कर सकता है। अब मुझे बताएं कि क्या ईरान ने किसी को नॉमिनेट किया है कि वो मुज़ाकरात करें, बैठे मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर? जी सुजैन, ईरान ने इस वक्त शाहिद, गदर, इमाद, ये सारे ऑफिशियल्स हैं और कहा जा रहा है कि इन सारे ऑफिशियल्स को, खैबर शिकन को भी नॉमिनेट किया है और मुतअद्दिद जो है तफसीलात आ रही हैं कि अब शायद अनऑफिशियल सोर्सेज से कहा जा रहा है कि खुर्रम शहर 4 और सिजील भी इन मुज़ाकरात में शामिल होंगे। देखें, ये जो बातें ट्रंप कहता है कि बात हो रही है और जो खबरों से फैलाया जाता है, बिल्कुल पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। सालिसी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि सालिसी में दोनों पार्टीज को अग्री होना पड़ता है। सहूलतकारी पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। डार साहब से भी बात हुई है, फॉरेन मिनिस्टर की, अजरबैजान से भी बात हुई है, तुर्की से भी बात हुई है, ओमान से भी बात हुई है, रशिया से भी बात हुई है, इजिप्ट से भी बात हुई है और बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं ममालिक कि किसी तरीके से जो है वो ईरान को अमेरिका के साथ टेबल पे लाया जाए। लेकिन पहले, जब जंग से पहले ये मुल्कों ने कोशिश की तो अमेरिका ने नहीं सुनी बात। तो कोई गारंटी, जब तक अमेरिका खाली नहीं करता बेसिस को, कोई गारंटी ईरान को समझ में नहीं आ रही कि बात करके फिर दोबारा 2-3 महीने बाद ये हमला ना करना शुरू हो जाए। क्योंकि ये जो अभी नजर आ रहा है जंग के अंदर, अगर बैकडोर पे बात हो भी रही होती तो जंग के अंदर कोई शिद्दत में कमी नजर आ रही होती, अटैक्स दोनों पार्टीज रोकती थी। भले वो माचोइज्म जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे दिखा रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टॉक्स के अंदर भी नजर आता है कि दोनों पार्टीज कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर अग्री कर लेती हैं। उसके ऊपर भी सेटलमेंट ईरान ने नहीं किया और ईरान ने तो कहा है, जैसे कि जुल्फिकारी जो इनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि ट्वीट्स पे जंग नहीं लड़ी जाती, ग्राउंड पे जंग लड़ी जाती है और ये आए तो बहुत, ये जब चाहें ये हमला नहीं करेंगे, जब चाहे हमला कर दिया, जब चाहे बंद कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ईरान जो है वो कंटिन्यू रखेगा मारना, क्योंकि जाहिर है एक अब जो है वो बहुत हो गया ईरान के लिए कि उन्होंने सैंक्शंस भी बर्दाश्त की और जंगें भी बर्दाश्त की। तो अब ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्री कंडीशंस ईरान ने दे दी हैं, मुझे जो ऑफिशियल ने बताया, बोला प्री कंडीशंस दे दी हैं, अगर उन प्री कंडीशंस को माना जाता है उसके बाद कुछ हो सकता है। कंफ्यूजन पता कहाँ आ रहा है कि एक टाइम पे ट्रंप साहब फरमाते हैं कि जी अब हम 5 दिन के लिए रोक देंगे, जिससे यही इंप्रेशन मिलता है कि जी क्योंकि ईरान, डेफिनेटली ईरान इस वक्त एक पोजीशन में है,
लेकिन ऑन द अदर हैंड फिर शायद कोई मूड स्विंग उनको ऐसा आता है कि वो इजराइल से कहते हैं चलो जी अब हमला कर दो। तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आ रही है कि होना क्या है, ट्रंप साहब क्या चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि इंटरनेशनल मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान में शायद जो टॉक्स हैं वो हो सकती हैं। डू यू थिंक कि ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान होस्ट करेगा, मुज़ाकरात पे बिठा सकेगा पाकिस्तान जो है यूएसए को और ईरान को, ताकि वो बैठे, ताकि इशू सॉर्ट आउट हो ना, क्योंकि एवरी टाइम देयर इज़ अ न्यू स्टोरी। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार जो है रखा है जंग के अंदर कि वो इन्वॉल्व नहीं हुआ अभी तक। ये बड़ी सऊदी अरब के साथ ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजिकली इसको अपने मेंटेन कर रहा है डिप्लोमेसी को। बहरहाल मुझे नहीं लगता, कोशिश ज़रूर कर रहा है पाकिस्तान कि दोनों पार्टीज को बिठाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोशिशें कामयाब होंगी सुजैन, क्योंकि ईरानी जो है इस वक्त बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई गारंटी नहीं है कि आज बैठ जाए, जंग खत्म हो जाए और 3 महीने बाद दोबारा जंग ना कर लें इजराइल और अमेरिका। तो जब तक ये बेसिस खाली नहीं होंगे तब तक आई डोंट थिंक ईरान बैठेगा। अगर बहरहाल ये चीज़ें हो जाती हैं तो पाकिस्तान के थ्रू, वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पाकिस्तान के थ्रू अगर कोई चीज़ होगी तो वो कन्वे शायद की जाए, या दूसरे मुल्कों की तरफ से, टर्की की तरफ से, ओमान की तरफ से कन्वे की जाए। लेकिन कोई भी चांस नहीं है, मुझे नहीं लगता। स्टेटमेंट्स भी आ गए हैं और अनऑफिशियली भी बोल दिया है कि कोई भी चांस नहीं है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरीके के मुज़ाकरात होंगे अनटिल अनलेस दीज प्री कंडीशंस आर मेट। अच्छा, ये जो अब नए हुर्मुज़ को बंद रखा है, जो इसकी स्ट्रेटजी है, ये कहा जा रहा है कि बड़ी कामयाब रही है और ईरान जो है इस स्ट्रेटजी पे अभी तक कायम है। डू यू थिंक कि ये स्ट्रेटजी आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी? देखिए, आपने हुर्मुज़ को ईरान ने बंद नहीं किया है, कंट्रोल किया हुआ है वेरी स्मार्टली। ईरान की तेल की एक्सपोर्ट्स हिस्ट्री में जितनी, जंग से पहले 1970s में जितना, उसके बाद भी जितना भी तेल बेचा, उससे ज़्यादा तेल अभी ईरान बेच रहा है डेली बेसिस पर। अगर कैलकुलेट करें तो उससे ज़्यादा तेल ईरान बेच रहा है इस वक्त। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे जहाँ तक कंट्रोल रखने की बात करें तो ईरान के पास ना सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, बल्कि मिसाइल्स और ड्रोन्स को हम लोग हटा देते हैं चलें। ईरान के पास फास्ट अटैक बोट्स हैं और कामिकाजी बोट्स हैं, वो जो सेंड कर सकते हैं टैंकर्स के ऊपर हिट करने के लिए, और वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं टैंकर्स को। और हर टैंकर के साथ 2-2 डिस्ट्रॉयर तो अमेरिका नहीं भेज सकता। उन्होंने पहले भी मना कर दिया कि हमारी नेवी सपोर्ट नहीं कर सकती टैंकर्स को, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर लेट्स सपोज शिप्स खत्म करते हैं, सारी नेवी खत्म करते हैं, तो ईरान के पास जो मिनी सबमरीन्स हैं, मिनी सबमरीन्स इतनी मैन्यूवरेबल हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर वो बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि उनका अकूस्टिक सिग्नल भी कम है, वो बनी ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के शैलो वाटर्स के लिए हैं। तो अमेरिका की जो न्यूक्लियर सबमरीन जो बड़े साइज की होती हैं वो यहाँ पे मनूवर नहीं कर पाती, और अकूस्टिक सिग्नल भी उनका ज़्यादा होता है तो वो डिटेक्ट हो जाती हैं। तो इसका एडवांटेज ईरान के पास है सबमरीन्स का। तीसरी चीज़, चलें उसको भी हटा दें सबमरीन्स को, तो तीसरी चीज़ जो है वो माइंस बचती है। माइनिंग जो है वो ईरान कर सकता है, और माइनिंग करने के लिए कोई कश्ती बड़ी भी नहीं चाहिए। माइनिंग जो है वो छोटी कश्तियों के ऊपर भी हो सकती है, और एक माइन भी, अगर 1-2 माइनों का भी खर्चा हुआ किसी टैंकर को तो या वेसल को, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है। तो ईरान इनडेफिनेटली, देखें सुजैन, जब एक मुट्ठी बराबर हुदी अमेरिका को 2023 से लेकर 2025 तक रुला सकते हैं रेड सी के अंदर, बाबल मंदब के अंदर 176 वेसल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एलियात पोर्ट को बैंकरप्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक, और अमेरिका ने फिर सीज फायर की, बोला भाई प्लीज आप हमें ना मारें, हम आपको नहीं मारेंगे। तो आई थिंक ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि इनडेफिनेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एटलीस्ट बंद करके रख सकता है। जॉन, आपके जज्बे से तो ऐसा लग रहा है कि ईरान फुली प्रिपेयर्ड है, चाहे अगले 10 साल जंग चले, ईरान जो है वो तैयार है 10 साल जंग चलाने के लिए। देखिए हम लोग को एज जर्नलिस्ट हम लोग को हक़ाइक़ बताने चाहिए, और बिल्कुल हक़ाइक़ बताने चाहिए, और लेकिन साथ साथ हम इंसान भी हैं। जज्बात अपनी जगह होते हैं, अलग रखते हैं जज्बात को। मैं जो बात करूंगा वो फैक्चुअली करूंगा, हक़ाइक़ के ऊपर, दलील के ऊपर बेस करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे आई थिंक जज्बात से आई थिंक ताल्लुक नहीं है हक़ाइक़ का। एक इंसान जज्बाती होते हुए भी सही बात कर सकता है, एक इंसान हो सकता है सीधा मुंह रख के, फैक्चुअल फेस बना के, न्यूट्रल और बैलेंस बात करने के बावजूद, जैसे CNN और BBC करते हैं, वो आपको गलत खबर जो है वो अंडर द मैसेज, जो डायरेक्ट मैसेज होता है उसके बीच में फाइन लाइंस के अंदर आपको गलत खबर दे सकते हैं। मेरा जज्बात बिल्कुल अपनी जगह, डेफिनेटली आई थिंक ईरान इज विनिंग, एंड आई एम, जो जिस तरीके का जुल्म और जबर हो रहा है मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हक़ाइक़ की रिपोर्टिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन जो है वो उठेगा। बहुत शुक्रिया जॉन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, जॉन हमें ईरान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।